देखो सर इधर स्टार्ट, इधर आओ सर, अरे इधर आओ तो 1 मिनट। यार जी 41 ये 41 मिनट तक की बन पाएगी खाली 41 मिनट। हाँ ये घंटा यहाँ नहीं हम कई बजे आ जाए करेक्ट? हम करेक्ट आ रही 3:40 है, 3:40 है 30 मिनट बाद आ गए 3:40 मिनट है ना, 20 मिनट इधर और 20 मिनट उधर, ऐसे आ जाएगी 4:20 4:20 है पहले स्टार्ट हुई देखो। हाँ बेटा यहाँ पे समझो पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक मैं ये कह रहा हूँ ये क्या था, ये था पीवीआर। सही है, मैंने कहा था ये बेटा क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या होता है पहले समझ लो, प्लाज्मिड होता है वेक्टर। क्या होता है एक बार ये समझ लो चीजें तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना हमें ये है कि प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए। ये होता क्या है, ये होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। यही तो होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसे क्या बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं प्लाज्मिड का काम करता है और यही वेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है वेक्टर काम करता है। सही है, ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है एक्स्ट्रा डीएनए, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसका मतलब है खुद से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। इसीलिए हम लोग इसका जो यूज करते हैं वो किसमें करते हैं, तो ये हम करते हैं अपना जो हमारा डिजायरेबल जीन होता है उसको भेजने में। ये बात समझे आप लोग? तो देखो यहाँ पे क्या, इससे एक प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। जो आप लोग देखो साइड से लिखे हुए हैं बेटा, ये पता है क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है अब देखो इधर क्या कर रहे हो, समझ लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। यहाँ पे मैंने कहा था एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में समझ लो, ये क्यों होते हैं, बताऊंगा ये काम क्या होता है। ये काम करते हैं सेलेक्टिव मार्कर की तरह। किसका काम करते हैं सेलेक्टिव मार्कर का मतलब क्या होगा, सिंपली समझो। अगर मैंने ये बैक्टीरिया है, क्या है ना ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास एक तो इसका खुद का डीएनए होगा। ये एक मान लीजिए मैंने ये वाला डाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा एक बार बताओ, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं उसको क्या एक मिनट बोलना है, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, देखते रहते छुपा समझ नहीं आएगा। ये देखो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। तो ये कैसा बन गया, ट्रांसफॉर्मेट करता है मैंने। ये कैसा बन गया ट्रांसफॉर्मेट, ये ट्रांसफॉर्मेट बन गया। अब देखो, अब अगर इसके अंदर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पड़े हुए हैं तो होता क्या है, आप लोग किसी मीडियम में ग्रो कराते हो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया ग्रो कराओगे तो बेटा क्या होता है कि तुमने यहाँ पे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जीन लगा दिया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। अगर तुम एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कराओगे तो जो ये वाले बैक्टीरिया होंगे इसके अंदर एम्पिसिलिन होगा, वो ग्रो कर जाएंगे, और जो दूसरे होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है। तो ये किसका काम करना है, सेलेक्टिव मार्कर करना है। ये वही साहब हो गया, कितने बच्चे हैं। अगर मैं सेलेक्टिव मार्कर क्या ऐसी कुछ जैसे इंजेक्शन है, मान लीजिए कोई मैं दूंगी भाई, एक के अंदर मैंने इंजेक्शन क्या डाल दिया, एंटीबॉडी डाल दिया उसके अंदर। अब जैसे कोरोना हुआ था तो अब जिसने इंजेक्शन लगवा दिया उसको कोरोना नहीं होगा, और जिसने नहीं लगवाया उसको हो जाएगा। अब ऐसा ही यहाँ पे भी अगर मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल दिया है तो अब मैं किसी मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो करवा रहा हूँ तो वहां पे जरूरी करना है कि सारे ट्रांसफॉर्मेट वाले ही हों, वहां पे नॉन ट्रांसफॉर्मेट वाले भी हो सकते हैं। सही है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे जीन लगा दिया। अब मैं इस मीडियम में जब ग्रो कराऊंगा, कौन से मीडियम में, एम्पिसिलिन, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे खाली बचेंगे कौन से, ये वाले, कौन से वाले जिसके अंदर जीन होगा, और बकाया क्या होंगे, ग्रो नहीं करेंगे। समझ गए? तो इसीलिए काम करता है सेलेक्टिव मार्कर। आपको बैक्टीरिया बेटा एक बताओ, मुझे तो लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो करवाना है ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया ग्रो कराऊंगा
तो लार्ज अमाउंट में मुझे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। सही है, जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, समझ गए। अब एक बात बताओ मुझे, अगर बेटा मैं यहाँ पे तो ये किसी तरह काम कर रहा है बताओ, सेलेक्टिव मार्केटिंग, यानी कि पहचान करवा रहा है कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और है, यहाँ पे एक बात आप और पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे दो ही क्यों लगाए, एमपी कैटेगरी एक भी तो लगा सकते हो, सही है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, देखो क्या होता है। अगर मान लिया आपने साल फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कौन सा है, साल फर्स्ट, तो आप लोग बताओ क्या ये वाला टाइटल साइकिल हट नहीं जाएगा, ये हट जाएगा, तो कौन हटेगा, ये वाला एमपी, सही है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि बाद में इसका क्या काम होता है, सही है। ये सबके लिए होगा या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, कैसे ऐसे नहीं सबके लिए किसी भी डाल दो, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। दूसरी बात सुनो, लेकिन इनका ये देखो, अगर पीवीयू फर्स्ट आप डालोगे तो हमेशा ध्यान रखना एमपी नहीं हटेगा, क्योंकि इसका यही तो दो साइड है, रिकॉग्निशन साइड, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो एंजाइम है ये यहीं पे पेरेंटोमिक सीक्वेंस बनाएगा। तभी तो मैंने कहा था कि पेरेंटोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पोजीशन लेकर करता है। स्पेसिफिक का मतलब जिसका जहां स्पेसिफिक पोजीशन होगा वो वहीं पे पेरेंटोमिक सीक्वेंस बनाएगा, समझ गए। यही रीजन है कि हम लोग वेक्टर डीएनए और दूसरा फॉरेन डीएनए दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से करते हैं, जिससे से दोनों में सेम क्या बन जाए, पेरेंटोमिक सीक्वेंस बन जाए और स्टिकी एंड बन जाए, और जिससे जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, इतना समझ में आया आपको। तो कल मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया था। अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है अभी ये टॉपिक है बेटा, वो मैंने कल हेड करवाया था, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स कैन बी डन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये कहना चाह रहा है, हेड करवाया था, और उसमें फर्स्ट टाइम क्या था, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये था। तो यहाँ पे ये बात समझ पहले क्या है, ठीक है, ये समझते हैं, फिर इसको अगले बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये बात ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये है कि मैं ये किताब ये पूछ रही है, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि हम लोग के पास क्या मेथड होते हैं जिससे हम पहचान पाएंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, ठीक है। तो देखो जो बैक्टीरिया होते हैं, मान लिया मैंने 3 बैक्टीरिया लिए, एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, 3 लिए, सही है। एक बार बताओ, इस तीनों के पास एक तो अपना अपना डीएनए होगा, इनके पास होगा। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं देखो एक तो बना रहा हूँ ऐसा कि जैसे मान लीजिए एक क्या है डीएनए, कौन सा वाला, प्लाज्मिड, क्या है प्लाज्मिड, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन सा है रिकॉम्बिनेंट। अब इसको अगर मैंने इंजेक्ट कराया और इसके अंदर इंजेक्ट नहीं हुआ है प्लाज्मिड इंजेक्ट नहीं हुआ, तो इस वाले को तुम लोग क्या बोलोगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलोगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सही है। और इन दोनों के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, क्या प्लाज्मिड, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात और सुनिएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और एक है खाली प्लाज्मिड, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्लाज्मिड को एंटर करा दिया और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए करवाया, मतलब यानी कि रिकॉम्बिनेंट तरीके से मैंने बना लिया, समझ गया। तो ये दोनों कौन से होंगे बताओ, होंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट, कैसे होंगे, क्योंकि प्लाज्मिड एंटर हो गया इसका, लेकिन इसमें एक होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक होगा रिकॉम्बिनेंट। ये बात समझ गए। तो ये वाला कौन सा है बताओ, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये कौन सा है रिकॉम्बिनेंट। ये बात समझ गए आपको। और दोनों कैसे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, सही है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, देखो तरीका बताऊं। यहाँ पे सबसे पहले एक पैराहेड डाला है, वो डाला है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये क्या होता है, ये जो हेडिंग क्या है बेटा, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाह रहा है कि मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, सही है, उसको इनएक्टिवेट, बेटा तुम फिर जाओ ये मत, मैंने 1000 बार क्या समझाया, तुम बोलो वैसे बोला। इनएक्टिवेशन का मतलब होता है, मैंने कहा था कि एंटीबायोटिक ये बेटा ऐसा चैप्टर है कि इसमें अगर तुम समझोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, तुम रटने से काम नहीं चलेगा चैप्टर में, सही है, तो आपको समझना ही पड़ेगा, आपको बायोटेक का पढ़े नहीं फिर बाद में करो दूसरे कहां से आ रहे हैं। इनएक्टिवेशन का मतलब है यहाँ पे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को तुम इनएक्टिव कर दो और उससे तुम पता लगाओ कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, जो कैसे करना है। आप लोग एक बार बताओ, पहले ये बताओ, ये मान लीजिए प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड था, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि दो एंटीबायोटिक नहीं लगाते हैं, एक लगा दिया मैंने कौन सा टेट्रासाइक्लिन और एक लगा दिया एंटीबायोटिक, सही, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन है उसके साथ में कौन सा एंजाइम है, देखो बाम एच है ना, जो टेट्रासाइक्लिन है इसकी जगह पे कौन सा है, बाम एच है, कौन सा है, ध्यान समझना। और एमपीसी है उसके साथ में क्या है, पीपीयू फर्स्ट। अब समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है, देखो हेडिंग लगा हुआ है इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इसको हम इनएक्टिवेट करके एंटीबायोटिक को हम पता लगा सकते हैं कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। मैंने क्या किया, पहला मेथड मैंने क्या किया, जब इसको मैं कट करूंगा, क्या करूंगा, कट करूंगा और कोई मैं फॉरेन डीएनए को जोड़ूंगा, यानी कि डिजायरेबल जीन होगा उसको जोड़ूंगा, ठीक है, जो मैं कह रहा था बकरी का जीन निकालेंगे वो जोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाम एच फर्स्ट से कट करूं, किससे करूं, बाम एच फर्स्ट, सही है। मैंने क्या किया, बाम एच फर्स्ट से कट किया, तो बेटा ये वाला हट जाएगा, हां, लेकिन कौन सा बचेगा, एमपीसी। अगर मैं यहाँ पे एक बात सुनो, अगर मैं एमपीसी मीडियम में ग्रो कराऊं, यहाँ पे किसमें कराऊं, एमपीसी मीडियम में ग्रो कराऊं, तो बेटा आप लोग खुद बताओ, आप लोगों को क्या पता लगेगा, आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये पता लग जाएगा, पता लग जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हटा हुआ है, सही है। और अगर मैंने एक बार देखो एक बात सुनो, अगर मैंने बॉम्ब एच फर्स्ट से कट किया है तो इससे मैं पता लगाऊंगा टेट्रासाइक्लिन वाले से कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेट है। ये बात समझे आप लोग, कैसे देखो, अगर जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट होगा कैसा होगा, तो उसके अंदर प्लाज्मिड है ही नहीं, प्लाज्मिड नहीं है, और मैंने ग्रो कराऊंगा पहले टेट्रासाइक्लिन में, किसमें कराऊंगा, तो बताओ जितने नॉन ट्रांसफॉर्मेट होंगे वो सब कैसे जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, ये वाले ग्रो, ये बात समझे आप, समझ गए ये बात, बताओ, क्योंकि इसके अंदर ये प्लाज्मिड आया ही नहीं है, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक है ही नहीं, समझ गए। और इस केस में चाहे मैं टेट्रासाइक्लिन में करवा दूं, चाहे मैं एमपीसी में करवा दूं, किसी मीडियम में करवाऊंगा तो आपको क्या पता लगेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेट और ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, आप कैसे पहचान रहे हो कि इनमें भी कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। अब देखो क्या करोगे, आपने क्या किया, बाम एच फर्स्ट से काटा है, कट दिया, फॉरेन डीएनए को जोड़ा, तो जिसमें जुड़ेगा वो तो होगा कौन सा, रिकॉम्बिनेंट होगा, लेकिन इसके पास ये हट जाएगा तो एक तो बचेगा, समझ गए। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा उसके पास ये नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो बेटा एक बार बताओ नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा है, तो वहां पे तो हमने बाम एच फर्स्ट क्या किया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो हमने यहाँ पे कट ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ फॉरेन डीएनए हमने नहीं जोड़ा है, नहीं जोड़ा है ना। और रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या किया, जोड़ दिया, तो ये हट गया, सही है। तो अगर मैं इस वाले में जो कराऊंगा एमपी3 में, तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा क्या है, रिकॉम्बिनेंट। इसीलिए हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को लगाते हैं, समझे बात, जिससे हमें पहचान पड़ जाएगी उस मीडियम में अगर आप ग्रो कराओगे तो वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जिसके पास वो जीन होगा एंटीबायोटिक, और जिसके पास नहीं होगा ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया दूसरे से ना करता है, लेकिन हमें मतलब किससे होता है, जो रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि जो हमारे डिजायरेबल जीन जिसके पास है वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा जो बनाना चाह रहे हैं, भाई इसलिए तो कर रहे हैं, तो ये और कुछ नहीं करना है, समझ गए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखना बेटा,
आपने हेडिंग डाला था इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हेडिंग डाल दिया, सही। अब आप जो ये पढ़ोगे, ये लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बात दोस्तों, अगर आप ऐसे 3 डायग्राम बना दी इससे हम क्लियर हो जाएगा। देखो ये कौन सा है नॉन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्या फिलहाल में, सही है। और यहाँ पे हो गया है, लेकिन ये कौन सा है नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये कैसा है रिकॉम्बिनेंट, यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट देखा तो नीचे, सही है बेटा। और ये क्या है इसका जीनोमिक डीएनए क्या है, ये वाला, समझ गए। इतना लिखा ये लिखना, ये 3 क्या कह रहा है बताओ, बात क्या कर रहा है मतलब कुछ नहीं कह रहा, पढ़ाई का ध्यान दो, ये तो आने वाला है। एक मिनट मुझे दे रहा है, समझ दे रहा है। कल बेटा आपका टेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और सही बच्चों को प्लेट होना है, चाहे पे 10 नंबर आए सीखना है, ठीक है। लेकिन कैसे नहीं दिया करो, सही है। अब पढ़ाई करके हमें आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, ये कौन सा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है और डिजीज वाला, और ये क्या है एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज और डिसीज अलग अलग। हां वही ये क्या है एवोल्यूशन, सही है। तो आपको एक बार क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, कहां से किसी पूरी ले 200 क्वेश्चन लगा क्या है आपको पूरी ले हम सब पूरी 11 वाली क्या है साथ में सही है। वो आप देखो फिजिक्स से करते तो मैंने एमबीए नहीं किया, अरे मतलब हुआ नहीं, वही तो बात है। ये वाला जो जीन होगा वो रिकॉम्बिनेंट क्लास में ये इसमें में क्या डिफरेंस होगा, लोगों की भी पहले पता है कि ये बीच में गई हमके नाम से बेटा इस वाले में क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में। देखो इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि इसमें अभी डिजायरेबल जीन है, जो डिजायरेबल जीन वो नहीं इसके साथ है जुड़ा हुआ, जो हमारा डिजायरेबल जीन बाहर से डालते हैं जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा, इसीलिए वो हां इसलिए नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन प्लाज्मा एंटर हो गया इसमें तो ट्रांसफॉर्मर तो होगा ही, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन डीएनए है वो जुड़ा हुआ है, सही है। आप लोग ये तो समझ रहे हो कि बायोलॉजी कर ही इसीलिए रहे हैं, क्योंकि हमें कोई जीन दूसरे का दूसरे में जोड़ना पड़ता है, जिससे हम उससे क्या करें वो प्रोडक्ट बना सकें। और मैंने कल सबसे अच्छा एग्जांपल आपको क्या बताया था, मैंने कहा था अगर बकरी का दूध है उसमें कोई प्रोटीन हमें मिल रही है और उस प्रोटीन और हमें गाय के दूध में चाहिए, तो हमें बकरी का जीन कहाँ डालना पड़ेगा, गाय के डीएनए में, समझ गए हम लोग। और वो जीन कैसे डालोगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। मिलता होगा कोई प्रोटीन मिलता तभी तो लोग डेंगू को वो तो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा नहीं वैसे होगा ऐसा नहीं। पढ़वाते हैं। अरे लोग पीछे बैठे बैठे उसको लक्ष्मी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुम अगले बैठा करो। जो वास्तव में लिखता है वो अगले बैठा करो, जो नहीं लिखता है वो पहले बैठा करेगा।
बेटा चलो देखो फर्स्ट पॉइंट देखो इफ ऑफ फॉरेन डीएनए ए यहाँ पे अगर तुमको टर्मिनोलॉजी याद करना है उसको भूल जाना, ठीक है? इधर इसका मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है। देखो इफ फॉरेन डीएनए इफ फॉरेन डीएनए का मतलब डिजायरेबल जीन, जो हमें पसंद वाला जीन है। इफ ऑफ फॉरेन डीएनए लाइगेट at the warm H first, ये वाला BM H first, ये है warm H first site of tetracycline resistance gene in the vector PVR322 कौन लगाओ? देखो द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड loses the tetracycline resistance gene। आसमान दोस्तों नहीं आए बीच बार और तैयारी करने का ये कौन सा ड्रामा होता है कि 6 सेकंड पहले हम जाएंगे वो नहीं यहाँ पे किसी टेस्ट में पहले ये क्या होता है बेटा? कुछ भी नहीं 3 घंटा तुम पूरी सामने पढ़ेगा, 3 घंटे में क्या करोगे? या तो और जो पढ़ने वाला हो वो रात में पढ़ लेगा। अभी बहुत टाइम हमारे पास तमाम बजे 12:30 बजे से वो 11 बजे आके यहाँ पढ़ने 3:30 तक है, 3:30 में निकाल है। तो आप लोग 12:30 कितना टाइम अरे तो आप पढ़ने ना क्लास में देख के टेस्ट क्या होता है? आना जाना वहाँ पर तो आप ऐसा ले जाओ टेस्ट करके शाम करोगे? हाँ बताओ ना। टेस्ट मतलब तुम ऐसा करना, टेस्ट जब तक हो जाए तब तक देना, 12:30 जाके भूल जाए तो कहना मुझे जाना है, फिर आराम से क्लास में ठीक है सर। पहले पेपर और बाद में क्लास करोगे? अरे करो पहले आप लोग पहले तुमने कर गया अरे सर कम से कम 10-11 बजे तो फिर भी रहते हैं। 3:30 भैया तुम्हारी जो शॉट है तेरी हो ना हो फिर रात में आना तो मैं तो उनसे जाकर मुझे भी पता लेकिन मैंने कहा वही लोग आ जाएंगे शाम को रात सुबह रात जो करो वो कर इधर पढ़ लो बेटा आज पढ़ो आज देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ठीक है बस देखो ये क्या कह रहा है अब बोलो ये कह रहा है कि अगर मैं बोल मत ये कह रहा है कि अगर मैं फॉरेन डीएनए लूं सही है और डीएनए को कट कर दूं वो किससे करूं वाम एटलस से तो ये कह रहा है कि जो प्लाज्मिड होगा
नहीं चर्चा करोगे। बेटा ये देखो आप लोग क्या समझ में आ गया? मैं ये कह रहा हूँ वहाँ मैं सबसे अगर आप टारगेट पर करोगे सही और कोई फॉरेन या नहीं जोड़ोगे सही तो ये वाला सेट कौन सा करेगा ये वाला और टेट्रा साइक्लिन से नहीं हट जाएगा हट जाएगा हाँ। अभी देखो की बात करी ठीक है देखो इट कैन स्टिल बी it can still be selected out from non-recombinant ones selected out from non-recombinant ones one by creating the इसमें नाम ऐसे नहीं है by creating the transformant on MP3 transformant on MP3 containing medium कि वहाँ में कितना बोलता है सर? तो बात कर रहा है MP3 containing medium बेटा तुम अभी यही बोल रहा है भाई containing medium देखो यहाँ पे क्या कह रहा है यहाँ पे ये बताओ आप लोग ये बताओ ये कह रहा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा ये देखो अगर मैं यहाँ पे टेट्रा साइक्लिन हट जाएगा सही है और यहाँ पे कौन आ गया नहीं गवर्नमेंट को हटाया यहाँ फॉरेन डीएनए आ गया तो ये डीएनए कौन सा बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट ये बन गया रिकॉम्बिनेंट बन गया अब बेटा अगर आप एक बात सुनो अगर आप एमपी3 मीडियम में ग्रो कराओगे सही है तो आप लोग बताओ क्या जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ग्रो करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है जिसके अंदर ये आया नहीं है समझ गए तो इससे पता लग जाएगा मान लीजिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है नेक्स्ट देखो the recombinant can grow in amphiphilin containing medium recombinant can grow in amphiphilin containing medium सही है amphiphilin containing medium में क्या होगा recombinant वाला क्या कर जाएंगे क्योंकि इसके बाद टेट्रा साइक्लिन हटाया लेकिन amphiphilin अभी तो ये बात समझ गए एक ये बात समझ गए दूसरा आप लोग हेड डालो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन IN इसे बोल रहा हूं सेकंड डालो INSER सही है इनएक्टिवेशन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये क्या होता है ये मैं ऐसे बना रहा हूं ठीक है पहले समझ लो उसका नाम क्या होता है ठीक है और एक बात और ध्यान रखना कल से बेटा मैं प्रोग्रेस स्टार्ट कराऊंगा इसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलपमेंट इसमें पीसीआर होगा और या पीसीआर से लास्ट ईयर की बनाते हैं पीसीआर ध्यान रखना क्लास में जो बच्चे कर रहे हैं उनका देखा जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ठीक है ये क्या होता है इससे भी हम पता लगाते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ठीक है जो कैसे पता लगाते हैं इससे ऐसे पता लगाते हैं ये प्लाज्मिड है मान लीजिए अब समझ लो बेटा ये समझने वाला लोग ये प्लाज्मिड है यहाँ पे इसके पास जहाँ से कट करता है क्या करता है कट करता है तो इसके पास एक जीन होता है जिसे बोलते हैं लैक जेड क्या बोलते हैं लैक जेड ठीक है लैक जेड होता है
यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम एक बार समझो, अगर तुमने कट इसको नहीं किया है, कट नहीं किया है, तो ये जो लेग जेड जो जीन होता है ये एक एंजाइम बनाता है जिसे बोलते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडेज। क्या बोलते हैं बेटा? और बीटा अभी बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है? मैं कहता हूँ समझा रहा हूँ तुम्हारा। ये एक कौन सा एंजाइम बनाता है, बीटा नहीं पढ़ रहा, दूसरा पढ़ने दो, दूसरा बच्चों को रिश्ता कर लो, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। ठीक है, अगर आपको बताओ अगर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा कैसा होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनाएगा? नहीं बनाएगा ना, क्योंकि अभी ये जीन है इसके अंदर, सही है, सही है, अभी है, तो ये बनाएगा, और बनाएगा तो ये कलर देता है ब्लू कलर। कौन सा देता है? ब्लू कलर। सही है। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जब हम दूसरा जो फॉरेन डीएनए डालते हैं, सही है, तो हमें इस डीएनए कट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। और अगर तुम कट करोगे तो इसका जीन जो होता है वो कट हो जाता है, कट हो जाता है, और इसकी जगह पे क्या आता है? फॉरेन डीएनए। और फॉरेन डीएनए आ जाएगा तो ये लेग जेड है जो ये अगले ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा और बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बनाएगा, और जब ये नहीं बनाएगा तो कलर शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे ब्लू कलर देंगे और जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो व्हाइट कलर देंगे। समझ गए? तो कलर देख के बता देते हैं कि ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेट है, वो कौन सा ये ट्रांसफॉर्मेट बोल दो। ये बात समझ में नहीं आई, सर दूसरा जीन यहां मतलब जो ये वाला देखो यहाँ पे तुम समझ लो पहले, ये देखो, ये मान लिया प्यूरोकार्डिक सेल की बात हो रही है, यहाँ पे लेग प्रोन आता, लेग प्रोन हां लेग वहां पे दादा स्ट्रक्चर जीन में Z/A, हां यस सर, ये उसी जेड की बात हो रही है, इसीलिए लेग का मतलब ये लेग प्रोन। ठीक है, लेग प्रोन। और यहाँ पे इसीलिए जेड जो है जेड, तो तुम जब डीएनए को कट करोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर जिनका जेड वाला पार्ट कट जाता है अगर तुम रिकॉम्बिनेंट बनाओगे तो, और जब बना दिया तुमने रिकॉम्बिनेंट तो इसका मतलब ये है बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बनेगा। आपको ध्यान होगा जेड वाले से क्या मतलब था? बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम मतलब था, तो वो नहीं बनेगा, समझ गए? तो नहीं बनेगा इसका मतलब वो कैसा? रिकॉम्बिनेंट है, और अगर बन गया तो उसका मतलब कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ color production in the presence of on the basis of color production in the presence of chromogenic substrate, chromogenic substrate, chromogenic substrate, chromogenic substrate कौन लगाओ? और देखो the recombinant and non-recombinant, the recombinant and non-recombinant can also be differentiated. Can also be differentiated. क्लियर? बेटा आपके पास अभी एक महीना है, आप लोग कैसे बातें कर रहे हो? अब हम ऐसा लगता है तुम लोग कभी बुद्धू हो, बुद्धू का जानते हो? यहाँ पे कहीं नहीं। आपके पास 30-40 दिन बचे हैं, 30-40 दिन बच्चा इतना सीरियस रहता है, नहीं लगा इतना सीरियस रहता है कि वो अपने मम्मी पापा को चेहरा दिखाता है खाली खाने के लिए, बकाया पढ़ाई करता रहता है। 40 दिन का मतलब है अगर तुम वास्तव में नीट का पेपर दोगे, अगर नहीं देना है तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम कुछ भी करो आराम से, लेकिन अगर तुम्हें वास्तव में नीट का पेपर देना है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, तो 40 दिन तक आप लोग अपने आप को मौन में कर लो। मौन में का मतलब होता है कि किसी से नहीं बोलना और तुम्हारी बुद्धि जुड़ जाएगी। और मैंने ऐसे लोग खुद देखे हैं जो 3-3 महीने का, जानते हो मौन क्या होता है? 3-3 महीने का मौन रखते हैं, इसलिए कि उनका आयुष का एग्जाम आ गया या नीट का 3-3 महीने का मौन रखता मतलब होता है किसी से नहीं बोलना, चाहे कितनी भी पर्सनल बात हो तो नहीं बोलेंगे। मैंने ऐसा आपको खुद देखा है, समझ रहे हो?
इससे पता है कम बोलने से क्या होता है, आप लोग आपने देखा होगा जो होशियार लोग होते हैं वो हमेशा कम बोलते हैं। यहाँ पे सुना भी होगा, वो लोगों को कहते सुना होगा कि जो बुद्धिमान लोग होगा वो हमेशा कम बोलेगा, और जो फालतू का वो बोलता रहेगा अपनी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। आप लोग पता है ज्यादा बोलने से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, समझते नहीं है बात, इतना साइलेंट बैठा करो, इतना साइलेंट बैठो। और यहाँ नहीं, कहीं भी समाज में आप कहीं जाओ, रिलेशन में जाओ या कि शादी में जाओ, आप साइलेंट रहना, दूसरों की बातों को सुनना, तो आपको ज्यादा बैठ, लेकिन कंपेयर टू आप खाली बोलने पड़े तो एक बात ऐसे दूसरे कर जाएगी, दूसरे आदमी को लग जाएगी और वो सोचेगा यार कि यार क्या है आदमी होता है। और सेकंड में बताऊं, आपके पास बेटा खाली 40 दिन बचे। 40 दिन का मतलब है कि अगर आप अभी से एक चैप्टर डेली ही पढ़ोगे ना, तब भी आपका एक चैप्टर एक दिन में रिवीजन करोगे तब कर पाओगे 40 चैप्टर। अगर आप अब एक ही दिन में कर रहे हो ना तो तुम्हारा एक चैप्टर जा रहा है ध्यान में रिवीजन से, और ये आपको पता है कि रिवीजन हमें करना है। आपका एक चैप्टर के लिए एक दिन बचा है खाली, 40 दिन बचे हैं खाली पेपर के लिए। 7 मई को आपका पेपर 7 को है ना, 5 मई को पेपर है, मई डालो, मार्च निकल गई, होली बाद निकल जाएगी, और अप्रैल पेपर अब 1 महीना बचा है 30 दिन। और अगर मैं 10 दिन पहले रिजल्ट बोलूं तब भी आप कितने दिन 40 दिन टाइम टेबल बना के 40 दिन का चैप्टर वाइज सेलेक्ट करेंगे मुझे कैसे रिवीजन करना है, और बेटा ये काम स्टार्ट कर दो अभी से। अगर पेपर देने जाना है तो कैसा बता सर, नींद नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही है कल नहीं आई सर। आपके पास बेटा कितने दिन है, 40 दिन मान चलो, सही 3-4 दिन होली निकल जाएंगे। मोबाइल निकाले नहीं निकालना पड़ते हैं, या कुछ त्योहार आ गया तो 40 दिन है, और आप 40 दिन का पूरे टारगेट सेट करो लिख के कि मुझे किस दिन किसका रिवीजन करना है, और उसको पूरा कर दें, फिर मतलब करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, नींद ना आए चाहे कुछ ना आए, लेकिन उस चैप्टर को पढ़ना जरूर। अगर आप ऐसा लिखोगे आज बैठ के तो आपको लगेगा कि मेरे पास में टाइम ही नहीं बचा है। अगर मैं एक दिन भी अगर बात कर रहा हूँ सिर्फ खाली एक दिन, तो पूरा चैप्टर जा रहा है। और आप लोग बेटा अगर आप 40 दिन है और आपके अगर जोड़ोगे फर्स्ट ईयर इंटर में तो 40 चैप्टर बैठ जाएंगे। कितने बैठेंगे? नहीं, एक सब्जेक्ट में बता रहा हूं, एक आखिर की छुट्टी की तो वैसा नहीं है लोग, जैसे अगर ये है मान ये या फिर कुछ बोली है तो आप बोलिए कि 4-5 दिन की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 40 चैप्टर है और 40 ही दिन है, ऐसे मान के लो, तो आपके पास भाई जैसे कोई चैप्टर एलिमेंटम है तो आप भी 2 दिन रख लो, तो आपको एक चैप्टर एक दिन पढ़ रहा है। सोचो कितना कम है। और आप अभी भी अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं क्या बताऊं, तो मुझे लग रहा है कि बताना ही बेकार है। और आपका नीट की तैयारी करना बेकार है। नीट की तैयारी करने से नीट सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा पढ़ने से, सही है। और मैं बार-बार कहता हूं आप कहीं भी पढ़ो, कहीं भी दुनिया के पढ़ो, कभी भी कोई कोचिंग कोई टीचर साथ नहीं जाता पेपर दिलवाने, पेपर आपको देना है। जिस साल आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब तक आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। अब वो आपको खुद ही पहुंचना पड़ेगा। ये कभी मत सोचना कि यहाँ फ्री कोचिंग हो रहा है तो यहाँ पे टीचर बेकार है या फिर हम यहाँ पे सीख नहीं पा रहे हैं। तुम कहीं भी चले जाना सीख नहीं पाओगे। क्या एरन जाके डॉक्टर बन जाते हैं तो किसके पास 3-4 लाख रुपया नहीं होगा? हर किसी के पापा देंगे 3-4 लाख रुपया, जाओ डॉक्टर बन कर जाओ। लेकिन एरन जाके डॉक्टर नहीं बनते हैं, पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं। चाहे 1 साल 2 साल मैंने 5 साल तैयारी करी चले जाए और मेरा डॉक्टर बने थे और रुपये बात कराया 10-15 लाख। आपने मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बात कर रहा हूँ, मैंने तो खाली 1 साल करी, 1 साल नहीं किया। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सोचा करूँ कि यहाँ पे हम आते हैं, हमारा फीस नहीं आता है तो हम हमारी तो मर्जी है, हम आएंगे या नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, वो आप अपना वर्क करते हो जाना। अगर ये ड्रामा आप कहीं प्राइवेट कोचिंग करोगे तो भी इतनी एवरेज हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं 30 मार्क का बन जाओगे। नहीं सर, पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है। पढ़ाई आपको ही करनी है, चाहे कोई टीचर सिलेक्शन नहीं दिलवाता। मैं हाँ एक टीचर का मेथड होता है पढ़ाने खाली, किस मेथड से पढ़ाना है आपको पढ़नी कितनी करनी होती, बकाया पढ़ाई आपको ही करनी है, चाहे आप जब इच्छा करो तब इच्छा करो, सही है। मैं सिंपल बात करता हूँ तो मैं ज़्यादा आपको बेकार नहीं रखता कि आपका सिलेक्शन देना पड़ेगा जाएगा या मैं आपका सिलेक्शन दिलवा दूँगा या 30 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा, ये पाते हो 30 दिन सिलेक्शन हो जाएगा, बिना पढ़े हो जाएगा, कितना कैसे लगाएं, तो वो सब चीजें फालतू भी हैं।
पढ़ाई करो तभी होगा। और ध्यान रखो, सफलता को शॉर्टकट नहीं होता, ध्यान रखो कोई सफलता इतनी नहीं मिलती है। देखो एक बात बताओ, इस लाइफ में जीवन में 95% लोग सफल क्यों नहीं है, खाली 5% लोग सफल क्यों हैं? तुम किसी मोहल्ले, किसी गांव, किसी शहर चले जाओ, 95% लोग दुखी मिलेंगे तुम्हारी, 5% लोग सफल हैं। क्यों है? इसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि 95% लोग कांस्टेंट मेहनत कर ही नहीं पाते हैं। 95% लोग कांस्टेंट मेहनत नहीं कर पाते। उन्हें एक साल मेहनत कर दी, दूसरा क्या होगा? बंक मार दिया। मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर किसी काम को तुम्हें सक्सेस देनी है तो 3 साल से मेहनत कर लो, 3 साल, चाहे वो नीट हुआ चाहे वो आईएएस हुआ। अगर आप 3 साल में नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ देना, लेकिन 3 साल कांस्टेंट पढ़ाई कर लेना। कांस्टेंट मतलब होता है हर दिन हर घंटे मिला कर करना। मैं मान नहीं सकता कि तुम सक्सेस ना दे पाओ, लिख के दे दूंगा, लेकिन आप कर तो लोगे, लेकिन एकदम सीरियस हो तो उतना सीरियस ही नहीं। गारंटी कर रहा हूँ 10 घंटे पर डे 3 साल का पढ़ लो। अगर 3 साल तो बहुत होते हैं, अगर तुमने 2 महीने पढ़ लिया तो तुम्हें अपने अंदर लगेगा कि मैं कितना जानता हूँ, कितना मेरे अंदर प्रोग्रेस हुई है। और लेकिन आप कांस्टेंट, आप पढ़ाई तो बहुत दूर रही, कांस्टेंट कोचिंग नहीं आ पाते पर डे। अगर आपको लगता है 10 घंटे का कोचिंग नहीं जाएगी, क्योंकि फ्री कोचिंग है। यही चीज होती है।